ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत के समस्त पठारों को एक साथ देखने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया जो कि खुद ही एक पठार है, लेकिन उस बड़े पठार में जो कई क्षेत्रीय उपविभाजन हैं या कुछ फिजिकल डिवीजन्स जो छोटे छोटे और हैं, उन सबको हम एक साथ देखने वाले हैं। मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के अंदर आने वाले जितने पठार हैं उनको सब एक साथ देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले ये मैंने आपको कल बताई थी, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत के मैंने आपको बताया था कि अरावली के पश्चिम में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? उत्तर भारत के क्या पाए जाते हैं? भारत के मरुस्थल। क्या पाए जाते हैं? भारत के मरुस्थल, याद रखिएगा, ठीक, भारत के मरुस्थल। ठीक है, चलिए, राइट, समझ रहे हैं बात को? चलिए एक चीज़ और सुधार लीजिएगा आप लोग। मैंने पढ़ाने के दौरान एक स्टेटमेंट कही थी आपसे कि भारत के सभी फिजिकल डिवीजन्स में सबसे बड़ा भाग उत्तर के विशाल मैदानों का है। एक्चुअल में उत्तर के विशाल मैदानों का सबसे बड़ा भाग नहीं है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया। उसका आंसर ये है कि मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। क्या है? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, समझ रहे हो? उत्तर का विशाल मैदान ले दोगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अगर आप देखेंगे भारत के सारे फिजिकल मतलब नदी, पहाड़, पर्वत, पठार में मैदानों में सबसे ज़्यादा क्या है? तो मैदान। क्या बोला मैंने? नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान में सबसे ज़्यादा क्या है? मैदान। ठीक है, तो ये करेक्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है, की जगह पर आप क्या कर लेंगे? भारत के मैदान। तो भारत में मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये देखिए अरावली पर्वत हो गया बेटा। अरावली पर्वत के बाद ये देखिए जो सेक्शन आता है ये है मालवा का पठार। अरावली पर्वत और मालवा के पठार के बीच में एक छोटा सेक्शन आता है जिसे कहते हैं मेवाड़ का पठार। क्या कहते हैं? मेवाड़ का पठार। तो मालवा का पठार, अगर मैं कहूँ आपसे तो मध्य भारत का पठार इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मध्य भारत का पठार। या आप सबसे कहिए, अगर भारत के फिजिकल डिवीजन को देखें या मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन को देखें तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 फिजिकल डिवीजन आते हैं। पहला मध्य उच्च प्रदेश। क्या कहा मैंने? मध्य उच्च प्रदेश। उसके बाद सतपुड़ा पठार एवं पर्वत, और तीसरा बघेल खंड का पठार। क्या कहा मैंने? पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा पहाड़ और पर्वत, पठार और पर्वत, और तीसरा बघेल खंड का पठार या पूर्वी पठार, उसे पूर्वी पठार भी कहते हैं। अब फिर उसके बाद मध्य भारत के मध्य उच्च प्रदेश को डिवाइड करोगे तो मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेल खंड का बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, ये सब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। तो मैं उसको उतने डीप में नहीं जा रहा। जब एमपी पढ़ेंगे तो मैं एमपी के बारे में डिस्कशन बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के 3 फिजिकल डिवीजन हो गए। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा पठार एवं पर्वत, तीसरा बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। ठीक, वो अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये बेटा क्या? मालवा के पठार। यहाँ पे छोटा सा सेक्शन पड़ेगा मेवाड़ का पठार। मालवा के पठार से लगा हुआ ये जो पूरा क्षेत्र, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बुंदेलखंड का पठार। क्या कहेंगे? बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद बघेलखंड का पठार, फिर यहाँ पर छोटा नागपुर पठार, यहाँ पर दंडकारण्य का पठार। ठीक है, ये आपका दक्कन का पठार हो गया। नीचे आपको और देखने को मिलेगा तमिलनाडु का पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से हम सब फिजिकल डिवीजन्स को एक साथ आज देखने वाले हैं। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं इससे और चीज़ों को देखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके थ्योरी सेक्शन में चलते हैं और थ्योरी सेक्शन में एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से समझते हैं ताकि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार छोटे छोटे पठारों के उपविभाजन से बना हुआ है। ठीक है, जिनमें चपटे सिरों वाली पहाड़ियाँ अधिकांशतः पाई जाती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग कभी समुद्र के नीचे डूबा नहीं है, मतलब ये सबमर्ज नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? समुद्र में डूबा नहीं है। ठीक, इसके बाद देखिए केवल पूर्वी पठार मतलब जो पूर्वी पठार का क्षेत्र है निकट अस्थायी रूप से निमज्जन के प्रमाण मिले। निमज्जन मतलब होता है जमीन का धंस जाना। क्या हो जाना? जमीन का धंस जाना। प्रायद्वीपीय पठार की संरचना को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रायद्वीपीय भारत के पठार, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ही 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला प्रायद्वीपीय भारत के पठार और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि भारत के प्रायद्वीप के कौन कौन से पठारों को हमको पढ़ना आवश्यक है। पहले हम पठार पढ़ेंगे और उसके बाद बेटा हम इसको पर्वत पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा।
राइट। तो देखिए दक्कन का पठार, सबसे पहला कौन सा पठार बेटा? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बाद पूर्वी पठार, ठीक है, पूर्वी पठार। उसके बाद पूर्वी पठार के बाद देखिए मध्य भारत का पठार, काठियावाड़ का पठार, दक्कन का पठार। ये आपके कुछ विशेष प्रकार के पठार हो गए, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें, इनकी लोकेशन, केवल इनकी लोकेशन अगर मैं जितने लोगों को, जितनी चीज़ों को पॉइंट आउट किया इनको बनाना चाहूँ तो इसको कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, उनकी लोकेशन को याद कर लेना आप, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बेटा क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। तो देखिए दक्कन के पठार का क्षेत्र पूरा, ये क्षेत्र पूरा दक्कन का पठार आएगा। क्या आएगा? ये दक्कन का पठार आएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। दूसरा लिखा बेटा पूर्वी पठार। ये पूर्वी पठार के हिस्से आएंगे, अभी मैं आगे सब डिवीजन पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ये मेघालय का पठार भी आएगा। क्या आएगा? मेघालय का पठार, ठीक, समझ रहे हो बात को। उसके बाद देखिए मध्य भारत का पठार, मैंने आपको बताया था मध्य भारत के पठार में क्या क्या आएगा, ठीक है। ये सतपुड़ा पर्वत से लगा बघेलखंड का पठार, सॉरी आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और उसके बाद आपको, हाँ जी, सतपुड़ा से लगा जो है मेवाड़ का पठार। ये सब कुछ किसके अंदर आएगा? मध्य भारत के पठार के अंदर आएगा, राइट। और अगला देखो बेटा, ये महत्वपूर्ण, ये काठियावाड़ का पठार। कौन सा पठार? ये काठियावाड़ का पठार। तो ये याद रखिएगा, ये काठियावाड़ हो गया, हाँ, कच्छ की खाड़ी ये हो गई आपकी, ये खंभात की खाड़ी हो गई, ये काठियावाड़ का पठार हो गया। यहीं पर पाई जाती हैं गिर की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? गिर की पहाड़ियाँ। गिर की पहाड़ियों में एशियाटिक लॉयंस, बब्बर शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बब्बर शेर पाए जाते हैं। बब्बर शेर वो दुर्गा माता जी वाला, ठीक है, बब्बर शेर पाया जाता है। यहीं पे राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। यहीं पर जूनागढ़ अभिलेख के पास में ही सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील का निर्माण कई शासकों ने करवाया। बड़ा पेट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इतिहास में ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इन सब का लोकेशन यही है, काठियावाड़ का पठार, गिर की पहाड़ियाँ, एशियाटिक लॉयन, सुदर्शन झील, ठीक है, राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये सब कुछ, जूनागढ़ रियासत यहीं हुआ करती थी काठियावाड़ के क्षेत्र में। तो ये देखिए ये पहाड़ हो गया। तो ये बेटा मध्य भारत का पठार हो गया। कौन सा हो गया? मध्य भारत का पठार, ठीक है। इसमें हम, ये क्या हो गया आपका? पूर्वी पठार का हिस्सा। ये हो गया आपका मेघालय का पठार। किसका बेटा? मेघालय का पठार। ये हो गया मेघालय का पठार। ये हो गया दक्कन का पठार। किसका पठार हो गया? दक्कन। अब देखिए दक्कन के पठार का ही विस्तार बन जाता है। यहाँ पर देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का पठार हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा? तमिलनाडु का पठार हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का पठार। पूर्वी पठार का हिस्सा ये दंडकारण्य का पठार हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी पठार का हिस्सा ही क्या मानोगे आप? यहाँ पर यह है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? उत्तर क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का, ये महाराष्ट्र वाले नागपुर से कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर का महाराष्ट्र वाले नागपुर से कोई संबंध नहीं। ये ना मानिएगा कि वो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसको छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से ये आप पठारी उपविभाजन भारत के देख सकते हो। अब हम इनके बारे में, सभी के बारे में डिटेल देखेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार का ही विस्तार मान जाता है। तेलंगाना का पठार मान लीजिए, तमिलनाडु का पठार, ये पूरा दक्कन का पठार क्षेत्र हो गया। ये मध्य भारत का पठारी क्षेत्र हो गया। ये पूर्वी पठार का क्षेत्र हो गया, जिसमें मेघालय का पठार भी आता है। ये काठियावाड़ का पठारी क्षेत्र होगा। किसका हो गया? काठियावाड़ का पठार क्षेत्र हो गया। और कुल मिला के आप देखोगे दक्कन का पठार खुद भी एक पठार है, ठीक है। क्लियर आपको? राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे समझते हैं और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह पठार, अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पूछूं, आपको समझाऊं, तो यह पठार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितना बेटा? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। क्रिस्टेशियस युग से लेकर के इयोसीन युग तक की ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि भौगोलिक रूप से, फिजिकली रूप से अगर कोई स्ट्रक्चर पृथ्वी के धरातल पर दिखता है तो उसके बनने का जो सबसे प्रमुख कारण होगा बेटा, वो क्या होगा? वो ज्वालामुखी उद्भेदन ही होगा। ज्वालामुखी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप जो लावा निकलता है, लावा के ठंडे होने के बाद डिफरेंट टाइप्स की संरचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। तो ये क्रिस्टेशियस युग से लेकर के इयोसीन युग तक के होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। दक्कन का पठार बेसाल्ट निर्मित पठार है। कैसा है बेटा? बेसाल्ट निर्मित। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बेसाल्ट निर्मित पठार है। देखिए यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने अपने 2020 के प्रश्न पत्र में पूछा था आपसे एक प्रश्न, ठीक है। यूपीएससी का प्रश्न है ये,
यूपीएससी प्री का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पूछा था आपसे ज्वालामुखीय मृदा क्या होती है, क्या होती है बेटा? ज्वालामुखीय मृदा आपसे पूछा था। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, या कॉन्सेप्ट भी छोड़ दीजिए, बेसिकली हाउ यू विल डिफाइन वॉल्केनिक सॉइल। ज्वालामुखीय मृदा कैसे, क्या होती है, कैसे होती है? मेरी बात ध्यान समझिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। बेसाल्ट निर्मित पठार का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, एक ध्यान समझिएगा, ये मान लीजिए ज्वालामुखी है, इसने अपना मलबा बाहर निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। आपको पता है, मैंने बताया है कि ये जब ज्वालामुखी से जो भी बाहर निकलता है, जब ये अंदर रहता है तो इसे कहते हैं बेटा मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। और जब ये बाहर निकलता है, जो क्या कहते हैं हम लोग? लावा। ठीक है, याद रखिएगा, जब लावा ठंडा होता है तो ठंडा होकर के शांत पड़ जाएगा, कठोर होगा, सख्त होगा, और परिणाम स्वरूप जो चट्टानें बनेंगी बेटा, उन्हें कहेंगे बेसाल्ट की चट्टानें। क्या कहेंगे बेटा? बेसाल्ट की चट्टानें। तो ये आपकी बेसाल्ट की चट्टानें हो गई, याद रखिएगा, ये बेसाल्ट की चट्टानें हो गई। बेसाल्ट की चट्टानों पर जब पानी पड़ता है, यानी जब इनका अपरदन शुरू होता है चट्टानों का, चाहे ये पानी पड़े या किसी नदी के कांटेक्ट में ये चट्टान आ जाए, लगातार उसको नदी अपना फोर्स से घायल करती चले, छीण करती चले, कमज़ोर करती चले, और बाद में वो टूटे तो कंकड़ पत्थर बने, और कंकड़ पत्थर के बनने के परिणाम स्वरूप क्या बने? मिट्टी बने। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैग्मा बाहर निकला तो कहला है लावा, लावा ठंडा हुआ तो कौन सी चट्टानें बनी? बेसाल की चट्टानें। बेसाल की चट्टानों का जब अपरदन हुआ, इरोजन हुआ, ठीक है, रॉक इरोजन हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप जो मिट्टी बनी वो है बेटा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ऑप्शन में यूपीएससी के एग्जाम में यही था। उन्होंने ब्लैक सॉइल लिखा था, लेकिन उन्होंने ब्लैक सॉइल को डायरेक्ट नहीं पूछा, बल्कि तुमसे क्या पूछा? वॉल्केनिक सॉइल। क्या पूछा? वॉल्केनिक सॉइल। तो एक्चुअल में ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? वॉल्केनिक सॉइल, यानी ज्वालामुखीय मृदा। बात समझ में आई? जब बेसाल की चट्टानें टूटेंगी तो परिणाम स्वरूप कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा? काली मिट्टी। तो आप ध्यान से सुनो, चाहे आपका दक्कन का पठार हो, चाहे आपका मालवा का पठार हो, या मैं और सरलता से समझा दूं आपको, तो बेटा ये जो भारत का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है भारत का, ये बेसिकली हिस्सा, इस पूरे हिस्से में काली मृदा पाई जाती है। मैं अभी आके आपको सॉइल पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक? समझ रहे हैं बात को? तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्केनिक सॉइल। ज्वालामुखी मृदा का मतलब क्या होता है? दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ज्वालामुखी मृदा या वॉल्केनिक सॉइल। अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको ये बात? तो बेटा ये याद रखिएगा ध्यान से। तो अगर अब आप जितनी बार भी जहाँ पर भी ये स्टेटमेंट सुनेंगे कि बेसाल्ट निर्मित चट्टानें, बेसाल्ट निर्मित, इसका मतलब ये होगा कि अगर चट्टानें हैं तो ये बताओ, जब चट्टान है तो बगल में मिट्टी कौन सी होगी? कौन सी मिट्टी होगी? कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी होगी। ठीक, समझ में आया आपको बात? दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ वॉल्केनिक सॉइल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आगे लिखा भी है, जिसमें लावा की अधिकतम गहराई 2000 मीटर तक पाई गई है। तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दक्कन के पठार के ही दो भाग हैं। किसका किसका भाग बेटा? तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। ये किसके भाग हो गए आपके? दक्कन के पठार के भाग हो गए। तेलंगाना एवं रायलसीमा का पठार तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तेलंगाना के पठार का कुछ भाग लावा से ढका हुआ है, जबकि रायलसीमा के कुछ पठार में प्राचीन आर्कियन चट्टानें भी पाई गई हैं। मैंने आपको बताया था प्राचीन आर्कियन चट्टानें पाई गई, तो उसमें क्या नहीं होगा बेटा? इन चट्टानों की विशेषता क्या होगी? इनमें जीवाश्म प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, इसमें जीवाश्म की प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है किसका? किसका बेटा? आर्कियन क्रम की चट्टानों का। ठीक है, आगे देखिए, तेलंगाना के पठार का कुछ भाग लावा से ढका हुआ है, जबकि रायलसीमा के पठार का कुछ भाग प्राचीनतम आर्कियन चट्टानों से विद्यमान है। कर्नाटक के पठार को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। समझते हैं इसको? इसका वर्गीकरण कैसे है, या इस वर्गीकरण का क्या मतलब है? हाँ, देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा।
राइट। देखिए यहाँ पर कर्नाटक के पठार को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस पठार का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम विषम है और इसे मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैदान भी कहा जाता है। तो पठार के कुछ क्षेत्र में मैदान की संख्या भी है, ठीक है, मैदानों की संख्या भी है। एक मिनट में इसको साफ कर दूं थोड़ा। राइट, तो इसे मैदान भी कहते हैं, मैदानों की संख्या भी है। इस पठार के दो भागों में इसका वर्गीकरण है। जो सम है उसे मैदानी क्षेत्र कह देते हैं, जो उबड़ खाबड़ है वो पठार की संरचना में आता है। कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग अधिक विषम है, इसे मालनाड के नाम से जाता है। क्या जाता है बेटा? मालनाड। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मालनाड मुख्यतः किस पठारी क्षेत्र को कहा जाता है? उत्तर क्या होगा? कर्नाटक के पश्चिमी भाग में जो पठारी क्षेत्र है, यानी वेस्टर्न कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसे क्या नाम कहते हैं बेटा? मालनाड। इस पश्चिमी भाग में ही बाबा बूदन की पहाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण, बाबा बूदन की पहाड़ी अवस्थित है जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के कारण किस मिट्टी का निर्माण हुआ? बताइए मुझे ध्यान से। ये मैंने अभी आपको समझाया। किसका निर्माण हुआ बेटा? काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिसमें लौह अयस्क और अंश, लौह के खनिज के अंश और अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, काली मिट्टी में सबसे अच्छी खेती, वैसे तो सब कुछ अच्छा होता है काली मिट्टी में, लेकिन कपास मुख्यतः इसकी सबसे प्रमुख फसल मान सकते हो आप। किसकी? काली मृदा की। अब देखिए, जहाँ पर मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो भारत में सबसे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में सबसे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ हुई? तो कबसजी डाबर के द्वारा आई थिंक 1901 के आसपास महाराष्ट्र में सबसे पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि सबसे पहला कपड़ा उद्योग कहाँ शुरू हुआ था? महाराष्ट्र में। देखिए, किसी भी उद्योग के किसी जगह पर होने का, या कई सारे एक ही टाइप के उद्योग किसी एक जगह पर होने का सबसे बेसिक कारण क्या होता है? वहाँ पर उपस्थित रॉ मटेरियल। जैसे सतना का क्षेत्र हो गया, रीवा का क्षेत्र हो गया, इस पूरे रीजन में कोई और उद्योग क्यों नहीं पनप पा रहा है या क्यों नहीं ये सक्सेस है? क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपके पास सीमेंट उद्योग का रॉ मटेरियल मौजूद है। लाइमस्टोन है तो लाइमस्टोन से आप सीमेंट बनाते जाइए, तो यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री सक्सेस होगी? सीमेंट इंडस्ट्री। सिमिलरली जहाँ पर कपास होगा तो वहाँ पर वो इंडस्ट्री सक्सेस होगी। क्योंकि देखिए, हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना मिनिमम कॉस्ट हो और जितना मिनिमम प्राइस हो वही बिजनेस सक्सेस है। ठीक, कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। अब कॉस्ट मिनिमम कब होगी? जब आप इंडस्ट्री लगाने वहीं चले जाओ जहाँ पर रॉ मटेरियल आपको उपस्थित है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप ये जो रीजन में जा रहे हो जहाँ पर वॉल्केनिक सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, उसमें अच्छी किसकी गुणवत्ता होती है, किसकी उत्पादन सबसे अच्छा होता है? कपास का। तो कपास पर आधारित कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग। तो सबसे पहला कपड़ा उद्योग कहाँ लगा भारत में? महाराष्ट्र में। सबसे पहला प्रयास किया गया था कलकत्ता में, नो डाउट, लेकिन सबसे पहला कबसजी डाबर के द्वारा कहाँ पे शुरू किया गया बेटा? मुंबई में। आज भी मुंबई में बहुत सारी मिलें हैं जिसमें लोग काम करने के लिए जाते हैं। क्लियर है आपको? ये याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो काली मिट्टी, और इसमें हमने देखा अच्छी उपज होती है बेटा, और इसका एक उप और नाम है बेटा, क्या? रेगुर मृदा। हालांकि मैं अभी आगे आपको मिट्टियों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, जिसमें मिट्टी को क्या नाम देते हैं, क्या उपस्थिति होती है, काली मिट्टी क्या होती है, लाल पीली मिट्टी क्या होती है, कौन सी मिट्टी किस खेती के लिए अच्छी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। पर अभी इसको आप समझते चलिए कि ये पठारी क्षेत्रों में जो पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत का पठार देखिए, तो पूर्वी भारत के पठार के उत्तर दिशा में मैकाल और कैमूर श्रृंखला स्थित है। कौन कौन सी बेटा? मैकाल और कैमूर श्रृंखला स्थित है। इसे 4 भागों में बांटा गया। ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, ठीक, उसके बाद देखिए छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार बेटा? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद मेघालय का पठार। कौन कौन सा पठार हो गया? 4 भाग हो गए। कौन से 4 भाग हुए ध्यान से बताइए। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया?
बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का नहीं। फिर हाँ जी, किसका पठार? बोलो, देखो ध्यान से इसको। सबसे पहला कौन सा है? मैंने बताया दंडकारण्य, वो जंगल है बेटा जिसका जिक्र रामायण में भी है। दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र का जिक्र किसमें है? रामायण में भी है। ठीक है, रामायण के समय का क्षेत्र है ये दंडकारण्य। दंडकारण्य मतलब दंड प्राप्त करने की जगह। यहाँ पर इतना घना जंगल है, आज भी इतना घना जंगल की पूछो मत। तो बेटा पूर्वी पठार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला बघेलखंड का पठार, दूसरा दंडकारण्य का पठार, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा प्रश्न, भारत का सबसे समृद्ध पठारी क्षेत्र कौन सा है? दंडकारण्य का पठार वहाँ पर है आपका छत्तीसगढ़ में, मुख्यतः छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, इनमें सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध कौन सा पठारी क्षेत्र बेटा? तो यह है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक, सबसे समृद्ध पठारी क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ये जहाँ पाया जाता है वहाँ पर बहुत अच्छा मिनरल है। मिनरल्स हैं, जिस राज्य में मिनरल्स हैं उस राज्य की आमदनी बहुत ज़्यादा है। भाई तुम माइंस लगाओगे, खूब निकालो धरती से और खूब बेचो, और जितना निकालोगे, जितना बेचोगे, निकालने में भी सरकार को पैसा और बेचने में भी सरकार को पैसा। तो आर्थिक रूप से समृद्ध, कलेक्शन बहुत होता है इन राज्यों में। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन लेते हैं। बघेलखंड के पठार के बारे में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इनको देखते हैं ध्यान से। देखिए बघेलखंड का पठार यह मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। गोंडवाना क्रम की संरचना के अंतर्गत सिंगरौली और दूधी के कोयला क्षेत्र। मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी तो क्या मिलेगा उनमें? कोयला मिलेगा। सीधा आंसर। जहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वहाँ क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? वहाँ पे कोयले की प्राप्ति हो रही है, देयर इज़ नो डाउट। अगला देखिए दंडकारण्य का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में ये पठार काफ़ी कटा छटा है। ठीक है, इसे बस्तर का पठार भी कहते हैं, मतलब इसका मुख्य स्थान कहाँ बेटा? बस्तर। यह पठार काफ़ी प्राचीन है, जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया कि रामायण में भी जिक्र है किसका? दंडकारण्य का। कहते हैं लोग कि शायद दंडकारण्य ही वो जंगल है जहाँ से रामायण का अगर अंश देखें तो जहाँ से रावण ने सीता जी का हरण किया था, दंडकारण्य वही जंगल है। ठीक, समझ रहे हैं बात को? तो ये याद रखिएगा, दंडकारण्य का पठार काफ़ी प्राचीन है, बहुत जगहों पर इसका जिक्र देखने को मिलता है, इसी नाम से मिलता है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दंडकारण्य बहुत पुराना नाम है और आज भी बेटा वो दंडकारण्य शांत क्षेत्र नहीं है, अब उसको माओवादियों ने, नक्सलवादियों ने घेर रखा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार को के बारे में डिस्कशन लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पठार है हमारा। बहुचक्रीय अपर्दन के ठोस प्रमाण यहाँ मिलते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। ये भी प्राचीन पठार है। यह पठार विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए विश्वविख्यात है। मतलब भारत में आर्थिक रूप से अगर समृद्ध किसी पठार को मैं सबसे पहले श्रेणी में रखूँगा तो वो कौन सा होगा? छोटा नागपुर का पठार, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं मेघालय का पठार। मैंने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका विस्तार कहाँ तक है? मेघालय के पठार तक। यानी मेघालय किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। तो आप कहोगे कि सर बीच में कैसे गैप हो गया? तो बीच में मालदा गैप है। कौन सा गैप है बेटा? मालदा गैप। और कहते हैं कि शायद ये जो नदियाँ अगर गिर रही हैं बंगाल खाड़ी में, उस गैप को उन नदियों ने जनरेट किया हुआ है, तो इसलिए मेघालय का पठार थोड़ा अलग हो गया। नहीं तो ये क्या होता? साथ में होता। समझ रहे हो बात को ना? समझ रहे हो? देखो बाकी पठार कहाँ बेटा? बाकी पठार कहाँ है? और मेघालय का पठार यहाँ पर है। बाकी पठार या तो यहाँ है, या तो यहाँ पर 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 है। लेकिन ये बीच में गैप किसको कहते हैं? इसको मालदा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा भ्रंश या मालदा गैप। उसके बाद मेघालय का पठार है। लेकिन जब मेघालय के पठार की चट्टानों का अध्ययन किया गया तो वो चट्टानें ठीक वैसी ही प्राप्त हुई, उनकी संरचना वैसी ही प्राप्त हुई, उनका कालखंड वैसा प्राप्त हुआ, उनसे बनने वाली मिट्टियों का प्रकार वैसा ही प्राप्त हुआ जैसा प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाली चट्टानों या मिट्टियों का है। इसलिए वैज्ञानिक इस अंत पर पहुँचे कि मेघालय के पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण के दौरान नहीं हुआ, याद रखिएगा। ठीक, बल्कि ये पहले से वहाँ मौजूद था। ठीक है, तो याद रखिएगा मेघालय का पठार। अब हिमालय के निर्माण के समय इसके पुनरुत्थान के प्रमाण मिले हैं। पुनरुत्थान के प्रमाण मिले किसके समय?
हिमालय के समीप। यह पठार प्रायद्वीपीय पठार से मालदा भ्रष्ट के कारण क्या हुआ बेटा, अलग हुआ है। यहीं पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, फिर उसके बाद खासी और तीसरी बेटा जयंतिया। क्या नाम है इनका, गारो, खासी, जयंतिया। एक बार देख लीजिए, मैं अच्छे से फिर से बता रहा हूँ। यह है गारो, यह है खासी और यह है जयंतिया। इसमें से बेटा जो खासी पहाड़ी है, ये जो खासी पहाड़ी है, ठीक है, खासी पहाड़ी पर ही पाया जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसात वाला या वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, जिसका प्रारंभिक पहले नाम देखेंगे तो पहला उस क्षेत्र का नाम या पहले किसी और क्षेत्र के नाम से मशहूर था, जिसका नाम था क्या बेटा, आप सरल भाषा में चेरापूंजी। चेरापूंजी भी खासी पहाड़ी में पाया जाता है। और अभी का मासिन राम, कौन सा, मासिन राम, ठीक है, मासिन राम 1200 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होती है। सोचिए, बहुत होता है 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। मासिन राम खासी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो 3 पहाड़ियाँ हैं, इनकी आकृति कीप नुमा है, जैसे मेहंदी की कोन होती है ना, मेहंदी की कोन जैसे कीप नुमा है। इनसे आके बादल फंस जाता है और जम के बारिश करवाता है। इसलिए मेघालय को कहते हैं सिटी ऑफ क्लाउड्स, बादलों का घर, मेघालय, मेघालय, ठीक है। मेघालय में ऐसी स्थिति है कि आप रोड से चलेंगे, बीच रोड में आपको बादल दिखेगा, आप उसके अंदर से निकल जाएंगे, पूरे कपड़े आपके भीग जाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर जगह, कभी देखने को मिले तो नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है, राइट। तो ये गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी क्षेत्र हैं। उसके बाद देखिए मध्य भारत के पठार। मध्य भारत के पठारों को बेटा 4 भागों में बांटा गया है। देखिए इनको चारों भागों में, सबसे पहले बेटा मध्य भारत के पठार में 4 भाग है। कौन सा बताया मैंने आपको, मेवाड़ का पठार बताया था ना, अरावली पर्वत के बगल में। उसके बाद मालवा का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद सतना रीवा का पठार, ठीक है। क्लियर है आपको, 4 पठार देख लीजिए, इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। मध्य भारत के पठार के दक्षिण पश्चिम या आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, क्योंकि बेटा ये अरावली पर्वत से जस्ट बगल में है। अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत है, जो प्राचीनतम है उसका निर्माण कहीं ना कहीं किससे हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से। तो इस पठारी संरचना का निर्माण भी कैसे हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से। मालवा के पठार को मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पर, काली मिट्टी, वेरी गुड। तो प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। अब उसके भी कई प्रकार हैं, एक है साधारण काली मिट्टी, एक है गहरी काली मिट्टी, एक छिछली काली मिट्टी। में पढ़ाऊंगा, जब एमपी में आऊँगा तो पढ़ाऊंगा। तो अभी आपसे कभी कोई जब पढ़ते लिखते प्रश्न पूछ ले कि भाई बताओ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो काली मिट्टी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखते हैं। आगे देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये नीच प्रकार की चट्टानों की प्रधानता है, अत्यंत ऊबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र है। पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। अगला देखिए, यहाँ पर आपको क्षेत्र जो मिल रहा है बेटा, वो है रीवा पन्ना का पठारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठारी क्षेत्र। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, रीवा सतना पन्ना पूरा पठारी क्षेत्र, ठीक है। यह मुख्यतः कैसा है बेटा, तो यह मुख्यतः विंध्य पर्वत का कगारी पर। मैंने आपको बताया था विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या प्राप्त होगा, विंध्यन क्रम की चट्टानों से क्या प्राप्त होगा, घर बनाने का सामान। तो देखो यहाँ पर चूना पत्थर मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, चूना पत्थर मिलेगा। सेल मुख्य रूप से पाई जाती है, और यही कारण है कि यहाँ पर पर्याप्त रूप से किसका विकास हुआ है, सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं काठियावाड़ का पठार। मैंने आपको बताया था काठियावाड़ का पठार कहाँ है, इसकी लोकेशन याद रख लो। तो काठियावाड़ का पठार कहाँ बेटा, नीचे, ठीक है, खंभात की खाड़ी के जस्ट नीचे आप देखेंगे ये जो कर्व आता है, ये जो शेप आता है ऐसा वाला, ठीक है, ठीक है, ये जो शेप आता है ये है काठियावाड़ का पठारी क्षेत्र, ये, ठीक है, काठियावाड़ का पठारी क्षेत्र। गिर की पहाड़ियाँ, राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यही सब कुछ आता है। तो ये मुख्यतः कहाँ स्थित है बेटा, पहला स्टेटमेंट इसका देखो, यह मुख्यतः कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में, देख लीजिए। यह पठार मुख्यतः गुजरात में अवस्थित है। इस पठार की ऊंचाई 200 से 400 मीटर के मध्य है। इसका निर्माण भी लावा से हुआ है, यानी कि काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ हैं जो एशियाटिक लॉयंस की, किसकी बेटा, एशियाटिक लॉयंस की शरण स्थली है। दिख रहा है आपको, एशियाटिक लॉयन की शरण स्थली, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एशियाई शहरों का घर है। कौन सा क्षेत्र, गिर का पठारी क्षेत्र या काठियावाड़ का पठारी क्षेत्र। हाँ जी, बब्बर शेर, बिल्कुल, दुर्गा माता जी वाला जो शेर है वो शेर,
ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर देखेगा बेटा, जो बंगाल के आसपास पाया जाता है उसको रॉयल बंगाल टाइगर्स कहते हैं, वो अलग है। ठीक है, 1971 से पहले, 72 से पहले भारत का राजकीय पशु वही था, लेकिन अब क्या हमारा बाघ क्या है, बाघ। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, मध्य प्रदेश 1974 में आया। मध्य प्रदेश में पहला कहाँ आया, तो कान्हा किसी राष्ट्रीय वन उद्यान में। ठीक है, याद रखिएगा। एंड दिस इज़ व्हाट ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल दी डिटेल्स इन इंग्लिश। सब कुछ जो मैंने पढ़ाया है वो एज इट इज़ इंग्लिश में है। ठीक है, तो ये आप नोट्स मुझसे प्राप्त भी कर सकते हैं पर्सनली कांटेक्ट करके। ठीक है, तो ये आपके पठारी क्षेत्र थे। और कल से बेटा मैं भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में। तो एक बार पठार अच्छे से देख लीजिएगा। कल मैं अरावली से लेकर के पूरे प्रायद्वीपीय भारत में जितने पर्वत पाए जाते हैं उन सब के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपके कोई व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके रिस्पांस हो तो बताइएगा मुझे, और कुछ पूछना हो तो जानकारी दीजिएगा। उसे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, क्या कि उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र सबसे बड़ा नहीं है, मतलब उत्तर भारत का मैदान सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन नहीं है, बल्कि मैदान सर्वाधिक पाए जाते हैं। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग था वो, बस याद रखेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।